जैसे ही पुतिन एक के बाद एक मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में हो या अपने देश में, वो डरने लगे हैं, शक्की हो गए हैं। उन्हें हर परछाई में खतरा नजर आता है। जब भी वो अपने बंकर से बाहर झांकते हैं, उन्हें ड्रोन नजर आते हैं और उनकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार लोग भी। ये डर पुतिन को और भी ज्यादा हताश कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि सबसे पहले उनकी अपनी जान बची रहे। और यही हताशा उनके नियंत्रण को रूस पर इस तरह से कमजोर कर सकती है जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रूस में कुछ अंधकारमय हो रहा है। पुतिन रूस की एफएसबी को केजीबी के एक नए रूप में बदल रहे हैं, सिर्फ अपने डर को शांत करने के लिए। लेकिन यह एक खतरनाक कदम है। जितनी ज्यादा ताकत एफएसबी को मिलती है, उतना ही कम नियंत्रण पुतिन का रूस पर रह जाता है। जल्द ही एफएसबी पूरी तरह से नियंत्रण संभाल लेगी। पुतिन खुद अपनी बर्बादी की नींव रख रहे हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। एक धमाकेदार 7 अगस्त की रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने खुलासा किया कि पुतिन ने रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी की ताकत को बड़े पैमाने पर बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे इस समूह को उन उच्च पदस्थ लोगों पर कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है जिनसे पुतिन अब डरते हैं कि वे उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब पुतिन ने एफएसबी को आलोचकों को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है कि रूस के अंदर कोई भी वास्तव में उन्हें चुनौती न दे सके। जैसा कि मॉस्को स्थित राजनीतिक विश्लेषक आंद्रेई कोलेस्निको ने ब्लूमबर्ग को बताया, एफएसबी देश चलाने वाली संस्था बन गई है। राजनीतिक प्रशासन, विदेश मंत्रालय और वित्तीय आर्थिक विभाग को केवल तकनीकी स्टाफ तक सीमित कर दिया गया है, जो गुप्त सेवा के नजरिए से लिए गए फैसलों को बस लागू कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एफएसबी इस समय रूस में हर उस चीज को चला रहा है जो मायने रखती है, क्योंकि पुतिन अन्य संगठनों और उनमें काम करने वाले अभिजात वर्ग की शक्ति को कम कर रहे हैं ताकि खुद को सच से बचा सके। पुतिन अपने अभिजात वर्ग से डरते हैं। वे लोग जो कभी पुतिन को जवाबदेह थे, अब उस युद्ध के प्रभाव से निपटने के लिए पुतिन द्वारा बनाए गए सिस्टमों की विफलता को देखकर लगातार अधिक चिंतित होते जा रहे हैं, जो उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ शुरू किया था। बढ़ती चुनौतियां, पुतिन की युद्ध से निपटने की शैली, युद्ध के रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव और इस तथ्य को लेकर कि यूक्रेनी ड्रोन पूरे रूस में हमले कर रहे हैं, इन सब पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह युद्ध फिर रूस की दहलीज तक आ पहुंचा है। पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वर्षों से अपने अभिजात वर्ग के बीच बढ़ते तनाव को देखना पड़ा है। मई में पूर्वी अध्ययन केंद्र ने कहा था कि रूस की सभी प्रमुख संस्थाओं में प्रणालीगत गिरावट के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिससे पुतिन की उस सत्ता संरचना में स्थिति काफी कमजोर हो गई है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उसी महीने आई स्टोरीज ने रिपोर्ट किया कि पुतिन को हत्या के प्रयास का डर है, जो अंदर से भी उतना ही संभव है जितना यूक्रेन से, और इसी कारण क्रेमलिन को सख्त कार्रवाई की लहर के बीच हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और अब सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु को पुतिन और उनकी एफएसबी द्वारा एक संभावित अस्थिरता पैदा करने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। अन्य उच्च पदस्थ लोग जैसे रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख गेनादी ज़्युगानोव अब पुतिन में इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि वे उनके नीतियों की खुलेआम आलोचना करने को तैयार है। अप्रैल में ज़्युगानोव ने रूस की स्टेट ड्यूमा के सामने खड़े होकर घोषणा की कि रूस की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है और पुतिन को जल्द ही 1917 की बोल्शेविक क्रांति जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन को अपने उच्च पदस्थ लोगों के बीच विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध रूस की स्टेट ड्यूमा चुनावों से पहले आ रहा है, जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से पुतिन की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ये चुनाव मध्य सितंबर में होने वाले हैं और ये पहले स्टेट ड्यूमा चुनाव होंगे जो रूस ने पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने के बाद कराए हैं। ये ऐसे समय में हो रहे हैं जब पुतिन की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और रूस के अंदर उनके युद्ध को खत्म करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। पुतिन ये सब देख रहे हैं और उनका जवाब ये रहा है कि उन्होंने एफएसबी को इतनी ताकत दे दी है कि वो अब लगभग उसी तरह काम कर रही है जैसे सोवियत युग में केजीबी करती थी। दमन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे पुतिन पागलपन और शक में डूबते जा रहे हैं, एफएसबी को किसी भी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने की पूरी छूट दे दी गई है जो उनकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता है। टेलीग्राम के सह संस्थापक पावेल ड्यूरोव उनमें से एक है। उन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा क्रेनी सुरक्षा सेवाओं को मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। ये एक ऐसा ऐप है जो पूरी दुनिया में आम जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे आतंकवाद का ये दावा एफएसबी द्वारा बनाया गया एक बहाना है ताकि पुतिन रूस के अंदर ही टेलीग्राम पर कार्रवाई कर सके। ऐसा लगता है कि ड्यूरो पर इसलिए आरोप लगाया गया है क्योंकि वह एफएसबी को टेलीग्राम में एक बैकडोर देने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर भेजे गए हर संदेश तक बिना रोक टोक पहुंच मिल जाती। बोरिस नादेज़्दिन एफएसबी की बेकाबू कार्रवाइयों के एक और शिकार है। वह एक युद्ध विरोधी राजनेता है जिन्हें रूस के 2024 के चुनावों में पुतिन को चुनौती देने से रोक दिया गया था। नादेज़्दिन पर एफएसबी द्वारा उग्रवाद के प्रतीक दिखाने का आरोप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिवंगत अलेक्सी नवल्नी की एक तस्वीर दिखाने की हिम्मत की, जो खुद पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करते समय पुतिन की हर तरह की विपक्ष को खत्म करने की इच्छा के शिकार हुए थे। नादेज़्दिन तब से रूस से भाग गए हैं और एफएसबी से बचने के लिए फ्रांस में निर्वासन में है,
क्योंकि उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया था। अन्य कड़ी कार्रवाइयों में 7 अगस्त को मॉस्को के वित्तीय जिले में 9 अवैध क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नेटवर्क्स को निशाना बनाकर छापेमारी की गई। इसमें 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और एफएसबी ने इन एक्सचेंजों पर रूसी नागरिकों से फोन घोटालों के जरिए चुराए गए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कर क्रिप्टो करेंसी में बदलने और फिर उसे विदेश भेजने का आरोप लगाया। अजीब बात यह है कि हिरासत में लिए गए कई लोगों ने कैमरे पर दावा किया कि उन्हें लगता था कि वे वास्तव में या तो एफएसबी या रूस के वित्तीय निगरानीकर्ता रोसफिन मॉनिटरिंग की ओर से काम कर रहे थे। ये दावे असली थे या फिर रूसी अधिकारियों का रूप धारण करने वाले ठगों का नतीजा थे, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये छापे इस बात का एक और उदाहरण है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रूस के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में कितनी गहराई तक अपनी पैठ बना ली है और ये बढ़ती ताकत पुतिन के कुछ सबसे करीबी सहयोगियों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रही है। सर्गेई किरियेंको को ही ले लीजिए। किरियेंको रूस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं और लगभग 1 दशक से राष्ट्रपति प्रशासन के प्रथम उप प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्हें पुतिन के सबसे करीबी और प्रभावशाली विश्वास पात्रों में से एक माना जाता है और वे क्रेमलिन की घरेलू राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य वास्तुकारों में से एक रहे हैं। फिर भी सर्गेई किरियेंको भी अब ऐसा लगता है कि अपने आसपास काम कर रहे सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। आई स्टोरीज की रिपोर्टिंग के अनुसार रूसी सुरक्षा बल अब पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और कभी-कभी सर्गेई किरियेंको के राजनीतिक नेटवर्क से जुड़े अधिकारियों को बिना सर्गेई किरियेंको को पहले से सूचित किए ही गिरफ्तार कर लेते हैं। सर्गेई किरियेंको के अपने करीबी लोगों को भी निशाना बनाया गया है। 2024 में एफएसबी ने मिखाइल पोल्याकोव को गिरफ्तार किया, जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल निदेशालय में डिप्टी सिक्योरिटी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। यह एक संगठन है जिसकी अध्यक्षता सर्गेई किरियेंको करते हैं। नादेज़्दिन एक और उदाहरण है। रूस से बाहर निकाले जाने से पहले नादेज़्दिन ने 90 के दशक में सर्गेई किरियेंको के सलाहकार के रूप में काम किया था। हो सकता है कि 21वीं सदी में उन्हें किरियेंको का सहयोगी कहना पर्याप्त न हो, लेकिन वहाँ एक संबंध जरूर है और शायद यही काफी है कि पुतिन अपने एफएसबी हमलावरों को किरियेंको के पीछे लगा दे। ये संघर्ष केवल व्यक्तिगत गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। क्रेमलिन और रूसी सुरक्षा सेवाओं के करीबी सूत्रों ने किरियेंको के राजनीतिक गुट और सिलोविकी, जिसमें एफएसबी भी शामिल है, के बीच बढ़ते संघर्ष का वर्णन किया है। एक क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्र ने एक ऐसे सिस्टम का वर्णन किया जिसमें पुरानी सीमाएं खत्म होती जा रही है और अब किसी को भी, यहाँ तक कि ताकतवर संबंधों वाले व्यक्ति को भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। केजीबी के इस नए रूप में बेलगाम होती सत्ता कुछ ऐसी दिखती है। एफएसबी रूस में हर चीज के केंद्र में है और व्लादिमीर पुतिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया है। हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन शासन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा तंत्र के कठोर पंथियों पर लगातार अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। यह बात किसी बाहरी पर्यवेक्षक को व्लादिमीर पुतिन के लिए सामान्य लग सकती है, लेकिन उस निर्भरता का स्तर बदल रहा है। एक सदी के 1/4 से अधिक समय तक एक सत्तावादी राज्य पर शासन करने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने पारंपरिक रूप से रूस के अभिजात वर्ग के भीतर प्रतिस्पर्धी कारकों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। सुरक्षा सेवाएं, तकनीकी विशेषज्ञ, ओलिगार्कों के हित और राष्ट्रपति प्रशासन। सर्गेई किरियेंको खुद उस व्यवस्था के प्रमुख प्रबंधकों में से एक बन गए थे। अब वह संतुलन बिगड़ने लगा है। लेकिन 2026 के व्लादिमीर पुतिन 2016 के व्लादिमीर पुतिन जैसे नहीं है। जैसे जैसे सुरक्षा सेवाओं को अधिक स्वायत्तता मिल रही है, वे लोग जो कभी पुतिन के करीब होने के कारण सुरक्षित माने जाते थे, अब देख रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। और किरियेंको की सिलोविकी के साथ संघर्ष इसका सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है। पुतिन के लिए एफएसबी को सशक्त बनाना शायद अल्पकालिक रूप में अधिक नियंत्रण दे सकता है, लेकिन इसमें एक विडंबना भी है। जितना अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र बनता जाता है, उतना ही किसी एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए, जिसमें खुद पुतिन भी शामिल है, उसके हर काम को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक मजबूत एफएसबी पुतिन के लिए, खासकर दीर्घकालिक रूप में, बहुत बुरी चीज साबित हो सकती है। हम अभी बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले ये है मिलिट्री शो और हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। यह कोई राज नहीं है कि पुतिन धीरे धीरे एफएसबी की शक्तियों को बढ़ाते जा रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान उस क्रमिक विस्तार ने 2025 में असली रफ्तार पकड़ ली, जब यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने उसी साल जुलाई में कहा कि पुतिन रूस को एक सैन्य तानाशाही में बदल रहे हैं, क्योंकि एफएसबी की ताकत और ज्यादा प्रमुख हो गई है। यह दावा तब आया जब पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए कि कोई भी विदेशी जहाज एफएसबी की मंजूरी के बिना किसी रूसी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकेगा। रूस की कानूनी व्यवस्था में और बदलावों ने एफएसबी को यह अधिकार दे दिया था कि वह यह नियंत्रित कर सके कि रूस के वैज्ञानिक संस्थान विदेशी देशों के साथ कैसे सहयोग करते हैं। साथ ही आपराधिक सजाओं को लागू करने और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की क्षमता भी एफएसबी को मिल गई थी। उस समय यूकेआरआई और फोरम ने रिपोर्ट किया था। 2026 की पहली छमाही के दौरान और भी अधिक शक्तियों का विस्तार हुआ। जैसे ही पुतिन ने अपने यूक्रेन आक्रमण के लिए जनता के समर्थन में गिरावट पर प्रतिक्रिया दी, जेम्सटाउन फाउंडेशन ने अप्रैल में रिपोर्ट किया कि 2026 के पहले कुछ महीनों में ही एफएसबी की शक्तियां
5 प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ गई थी। अब एफएसबी सभी विद्वानों, चाहे वे देशी हो या विदेशी, के बीच सभी संपर्कों को नियंत्रित कर सकता था। एफएसबी जब चाहे तब इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर सकता था, साथ ही अपने खुद के हिरासत केंद्र भी खोल सकता था। डिजिटल नेटवर्क अब एफएसबी से सुरक्षित नहीं है। वो कभी भी पूरी एक्सेस की मांग कर सकता है, जो टेलीग्राम के सह संस्थापक के पतन को समझाता है। अब एफएसबी यह भी नियंत्रित कर सकता है कि भविष्य में रूसी लोग किस प्रकार की वेबसाइट्स तक पहुंच सकेंगे। और अब दमनात्मक कार्रवाइयों की एक नई लहर आ गई है। अब एफएसबी की ताकत पर कोई असली नियंत्रण नहीं बचा है। ये लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, दिखावे के लिए पुतिन के आदेशों पर, लेकिन वास्तव में ये खुद ही एक शक्ति बन गया है जो रूस को अपनी मर्जी के मुताबिक आकार दे रहा है। इस समय लक्ष्य यह है कि रूस का ऐसा रूप तैयार किया जाए जो पुतिन को मंजूर हो। 21वीं सदी का केजीबी पुतिन के लिए ये अच्छा और जाना पहचाना है, जो खुद सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी राजनीतिक उन्नति से पहले केजीबी के ऑपरेटिव थे। पुतिन के लिए एफएसबी की शक्तियों का विस्तार करना उस संगठन को मजबूत करने के बारे में है, जो उस संगठन की तरह है जिसका वह इतने लंबे समय तक हिस्सा रहे। पुतिन एफएसबी को नियंत्रित करते हैं, एफएसबी वही करती है जो वह उसे करने के लिए कहते हैं। कम से कम पुतिन तो यही सोचते हैं, और भले ही ये अभी सच हो, क्योंकि एफएसबी उन अभिजात वर्गों पर कार्रवाई कर रही है जो पुतिन की सत्ता के लिए खतरा है। लेकिन वास्तव में रूसी नेता ने ऐसा संगठन बना दिया है जो उन्हें भी नियंत्रित कर सकता है। पुतिन ऊपर पूरी तरह से अलग थलग हैं। केवल एफएसबी ही है जिस पर उनके हितों की सेवा करने के लिए भरोसा किया जाता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई संतुलन नहीं। एफएसबी को जो करना है उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, खासकर जब रूस की अन्य संघीय संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और एफएसबी और मजबूत होती जा रही है। ये तो तबाही का नुस्खा है। अकेले और किसी और पर भरोसा न करते हुए पुतिन ने खुद को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि रूस को वैसे ही चलाया जाए जैसा एफएसबी सोचती है कि उसे चलाया जाना चाहिए। पुतिन की नियंत्रण की बेतहाशा जरूरत ने उन्हें इतना अलग थलग कर दिया है कि अब एफएसबी उन्हें जो भी सोचने के लिए कहे वे उसी में बहक सकते हैं। आइए अभी रूस के अंदर पुतिन की हकीकत पर नजर डालते हैं। वे एक तथाकथित विशेष सैन्य अभियान को लेकर जुनूनी है, जो उनके द्वारा तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। पुतिन ने रूस चलाने पर पूरी तरह से ध्यान खो दिया है। उनका हर फैसला यूक्रेन में हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। जब भी टैक्स बढ़ते हैं तो उसका कारण होता है कि पुतिन को यूक्रेन के लिए फंड चाहिए। जब पुतिन रूस की जनसंख्या संबंधी चुनौतियों की बात करते हैं, वह असल में यह कहना चाहते हैं कि वह नहीं चाहते कि उनके पास ऐसे सैनिकों की कमी हो जाए जिन्हें वह अपनी जंग में मरने के लिए भेज सके। पुतिन की आंखों पर यूक्रेन की पट्टी चिपकी हुई है, जिसका मतलब है कि वह अपने ही देश में असल में क्या हो रहा है यह देख नहीं सकते। अब पुतिन ये तय नहीं करते कि राज्य के हित में क्या है। रूस में जो कई समूह घरेलू नीति में उनकी मदद के लिए थे, वे भी अब ऐसा नहीं करते। अब एफएसबी का नियंत्रण है और उसकी एकमात्र चिंता इस समय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यहाँ सामाजिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है, न ही उस आबादी की मदद के लिए कुछ है जो युद्ध के आर्थिक परिणामों या हर दिन ऊपर उड़ने वाले ड्रोन से जूझ रही है। पुतिन खुद अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जो ढांचे बनाए थे, अब वे ही ढांचे वे सक्रिय रूप से कमजोर कर रहे हैं, सिर्फ एफएसबी को और अधिक अधिकार देने के लिए। जो एफएसबी कभी अन्य शक्तियों के अधीन थी, अब वह सब कुछ से ऊपर है। लेकिन फिर भी पुतिन ही एफएसबी चलाते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से पुतिन ने बस और अधिक केंद्रीकृत सत्ता संरचना बना ली है, जिसमें रूस की हर चीज उन्हीं के जरिए चलती है। एफएसबी पुतिन के हमलावर कुत्तों की तरह है और पुतिन खुद उनके मालिक हैं। लेकिन बात यह है कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का मकसद यही होता है कि कोई एक संस्था सब कुछ अपने नियंत्रण में ना ले ले, ताकि सिर्फ वही फैसले ना ले सके। पुतिन के लिए यह नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था हटाई नहीं जा रही ताकि उन्हें फायदा हो। ये हटाए जाना एफएसबी को फायदा पहुंचाता है, और जब एफएसबी किसी को जवाबदेह नहीं होती, जैसा कि अभी के हालात है, तो वो ऐसी ताकत बन जाती है जिसे अब पुतिन भी नियंत्रित नहीं कर सकते। एफएसबी अपने मालिक से भी बड़ी हो जाएगी, और हम देख रहे हैं कि ये सब अभी हमारे सामने ही हो रहा है। हमने एक वजह से पुतिन के रूस पर से ध्यान हटाने की बात की थी। रूस के नेता की यूक्रेन के प्रति जो दीवानगी है, उसने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया है जहाँ एफएसबी उन्हें अलग थलग कर सकती है, और जो भी कहानी एफएसबी सुनाना चाहे वही उन्हें बता सकती है। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, पुतिन एक एफएसबी गुंडे को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें यूक्रेन युद्ध और रूस में क्या हो रहा है इसकी जानकारी दे सके। सब कुछ बढ़िया है, गुंडा पुतिन से कहता है, यूक्रेन में हमारी सेनाएं रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रही हैं। डोनबास साल के अंत तक जरूर गिर जाएगा, और लोग वे आपको पहले से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आपका कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, हमने वो सब आपके लिए हटा दिया है, और हमारी सख्त कार्रवाई ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कोई सामाजिक विद्रोह नहीं होगा। हम पर भरोसा कीजिए, हम आपकी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। अब पहले पुतिन के आंतरिक घेरे में अन्य उच्च पदस्थ लोग और आवाजें होती थी जो इस तरह की रिपोर्ट का विरोध कर सकती थी, अगर मान ले कि एफएसबी पुतिन को झूठी जानकारी दे रहा है। अब पुतिन के आंतरिक घेरे में ऐसा कोई नहीं है, और अपनी असीमित शक्ति के साथ एफएसबी किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकता है जिसे वो खतरा मानता है। पुतिन के लिए नहीं, बल्कि एफएसबी की उस क्षमता के लिए जिससे वो पुतिन को वही कहानी सुना सके जो वो रूस के नेता को सुनाना चाहता है। क्या यह अवास्तविक लगता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पुतिन पहले ही खुद को अलग थलग कर चुके हैं, और ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि उन्हें हर स्रोत से झूठी जानकारी दी जा रही है।
जिससे वह अपनी ही बनाई हुई भ्रांति के बुलबुले में फंस गए हैं। एफएसबी को उस बुलबुले को फोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय ये पुतिन को एफएसबी की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए तैयार की गई जानकारी देता रहेगा। और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? पुतिन को इस समय रूस में वास्तव में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। वो अपने ही वहम में खोए हुए हैं। 2026 में पुतिन की सार्वजनिक उपस्थिति बहुत कम हो गई है। इसका कारण यह है कि वह अपना ज्यादातर समय बंकरों में छुपकर बिताते हैं, जहां वह यूक्रेन के ड्रोन से सुरक्षित रहते हैं, साथ ही उन संभावित हत्यारों और सत्ता हथियाने वालों से भी जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे हर अंधेरे कोने में छुपे हुए हैं। मई की एक रिपोर्ट में फोर्ब्स ने कहा कि पुतिन अपना लगभग सारा समय विशाल भूमिगत बंकरों की एक श्रृंखला में बिताते हैं, जहां उन्होंने रूसी अभिजात वर्ग पर अविश्वास विकसित कर लिया है और अपने सलाहकारों के दायरे को न्यूनतम कर दिया है। यह एफएसबी के लिए एक आदर्श स्थिति है, जो पुतिन को झूठी जानकारी देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि यह एफएसबी या किसी और के लिए कोई नई रणनीति है। सालों से पुतिन के आसपास के लोग उन्हें झूठी जानकारी देते रहे हैं, या तो उनकी कृपा पाने के लिए या अपने खुद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। 15 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें दिमित्री स्कोरोबुतोव की टिप्पणियां शामिल थी, जो रूस के सरकारी वेस्टी न्यूज प्रोग्राम के पूर्व संपादक हैं। स्कोरोबुतोव कहते हैं कि 2012 से उनके प्रोग्राम को मुख्य दर्शक के लिए समाचार का एक ऐसा संस्करण तैयार करने का काम सौंपा गया था जिसमें केवल वही दिखाया जाता था जो पुतिन देखना चाहते थे। प्रचारक ने कहा कि उन्होंने पुतिन को असली घटनाओं से, सूचना के माहौल से और बाहरी दुनिया से संपर्क की बात तो छोड़ ही दे, पूरी तरह अलग थलग करना शुरू कर दिया था। क्या एफएसबी वही वे थे जिनका जिक्र स्कोरोबुतोव ने किया था? चाहे ऐसा न भी हो, यह रिपोर्ट दिखाती है कि अपनी अलग थलग स्थिति के कारण पुतिन झूठी जानकारी से कितनी आसानी से धोखा खा सकते हैं। हम यूक्रेन युद्ध के मामले में भी ऐसी समानताएं देखते हैं। रूसी खोजी पत्रकार आंद्रेई ज़ाखारोव कहते हैं कि पुतिन को उस युद्ध के बारे में जो भी जानकारी मिलती है जिसे उन्होंने शुरू किया, वह उन लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है जो उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। स्थिति यह है कि दुर्भाग्यवश एक देश जो भयानक युद्ध कर रहा है, उसका शासन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से इनकार करता है और पूरी तरह से दो स्रोतों मीडिया और एफएसबी पर निर्भर है। यह बहुत ही भयानक बात है। ज़ाखारोव कहते हैं, युद्ध अध्ययन संस्थान ने भी 2025 के अंत में कुछ ऐसा ही कहा था, जिसमें यह बताया गया था कि झूठी युद्ध रिपोर्टिंग, चाहे वह पुतिन के जनरलों से आ रही हो या उन लोगों से जिन्हें पुतिन ने उन जनरलों की रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, इससे पुतिन को यह झूठा आभास हुआ है कि रूस यूक्रेन में अच्छी प्रगति कर रहा है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। तो आखिर पुतिन असल में कैसा है? एक ऐसा नेता जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने से इनकार करता है और अपनी जानकारी के लिए एफएसबी और राज्य नियंत्रित मीडिया पर निर्भर करता है। ऐसा मीडिया जिसके बारे में हम अभी बता चुके हैं कि उसे पुतिन को वही बातें सुनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है जो वह सुनना चाहता है, और एक एफएसबी जिसका स्पष्ट हित पुतिन को प्रभावित कर खुद को मजबूत करना है। ये सब नियंत्रण से जुड़ा है, लेकिन इसका पुतिन को और अधिक नियंत्रण देने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जैसे एफएसबी की ताकत और बढ़ती है, ये सिर्फ उस बुलबुले को और मजबूत करेगा जो उसने पुतिन के चारों ओर बनाया है। रूस के नेता को हकीकत से इतनी अच्छी तरह से दूर रखा जा रहा है कि उन्हें यह एहसास ही नहीं है कि अंदरूनी खतरा, जिससे वह हमेशा बहुत डरते रहे हैं, वास्तव में मौजूद है। लेकिन वह खतरा अभिजात वर्ग से नहीं आता। ये खतरा उसी एफएसबी से आता है जिसे उन्होंने ताकत दी है। और जब एफएसबी पुतिन से सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए तैयार होगी, तो उसे बस एक बड़ी सुई लेनी है और उस बुलबुले को फोड़ देना है जिसे उसने खुद बनाया है। एफएसबी सत्ता अपने हाथ में ले रही है। पुतिन इतने अंधे और दूसरों को लेकर इतने शक्की है कि वह इसे देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पुतिन खुद को छुपाते हैं और एफएसबी को और ज्यादा ताकत देते हैं, यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के ड्रोन हमलों के साथ दबाव बढ़ाता जा रहा है, जिससे रूस की जनता अपने नेताओं से और भी ज्यादा नाराज होती जा रही है। वाइल्ड बेरीज के साथ जो हो रहा है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस रणनीति का मकसद असंतोष बढ़ाना है, और जैसे जैसे एफएसबी मजबूत होता है, वह शायद आखिरकार इसी असंतोष को पुतिन को हमेशा के लिए हटाने की वजह के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन की वाइल्ड बेरीज रणनीति गजब की है, और आप जान सकते हैं क्यों, हमारे वीडियो को देखकर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप पुतिन की कई गलतियों पर हमारे विश्लेषण को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।